आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने संघ जो अपन ने देखे थे कंप्लीट। अपन ने 12 संघ देखे थे, एक एक को लेकर अब अपन डिटेल से स्टडी करेंगे कि कौन से संघ में क्या क्या कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन जो संघ ले रहे हैं उसका नाम है प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ की यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं। अब देखो प्रोटो का मतलब क्या होता है, पहले जोआ का मतलब क्या होता है, जीव। तो इसका मतलब प्रोटोजोआ का मतलब ये माना जाता है कि ये सबसे पहले विकसित हो चुके जीव होते हैं। ओके, पहले विकसित हो चुके जीव होते हैं, लेकिन ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं यूकेरियोटिक टाइप के। अब आपको पता है कि अपन ने देखा था मोनेरा के अंतर्गत कि बैक्टीरिया वगैरह है उनका डेवलपमेंट पहले हुआ था, एल्गी फंजाई उनका डेवलपमेंट पहले हुआ था। लेकिन अगर अपन बात करें जंतु जगत की, तो जंतु जगत के अंदर प्रोटोजोआ जो संघ होता है उसको सबसे प्राचीन संघ माना जाता है। इसके जो जीव हैं वो सबसे पहले डेवलप हुए थे। ओके, तो इससे नाम से हमको पता चलता है कि ये सबसे पहले डेवलप होने वाले जीव है। अगर अपन बात करें इनके शारीरिक संगठन की, अगर शारीरिक संगठन की बात करें तो अपन ने देखा था कि ये कैसे जीव होते हैं, बहुकोशिकीय। कैसे जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन इनके अंदर उत्तक संगठन नहीं पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय संगठन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कैसे होते हैं, समुद्री व स्वच्छ जलीय जीव होते हैं। इस संघ के कुछ जो जीव होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे अपन बात करें कि ये रहते कैसे हैं, क्या ये समूह बना के रहते हैं या फिर ये एकल रूप से रहते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि ये एकल भी मिलते हैं व समूह के रूप में भी मिलते हैं। एकल रूप में भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं और ये समूह के रूप में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे अपन बात करेंगे कि इनके अंदर गमन अंग क्या होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। इनके अंदर गमन अंग कौन कौन से पाए जाते हैं, तो गमन अंगों की बात करें तो आपको पता है कि गमन अंग सूक्ष्म जीव के लिए या तो सीलिया हो सकता है यानी कसाबिका, या पक्समाबिका यानी फ्लैजिला हो सकता है। इसके अलावा स्यूडोपोडिया। तो ये जो 3 गमन अंग हैं वो आपको मेनली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले है अपने पास में पक्ष्माब, सेकंड है अपने पास में कशाब, और थर्ड है अपने पास में शूडोपोडिया। शूडोपोडिया। तो 3 टाइप के गमन अंग आपको प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के अंदर देखने को मिलते हैं। पक्ष्माब, कसाब या अपन बोल सकते हैं शूडोपोडिया। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अच्छा कसाबी का जो होता है, पक्ष्माब को अपन बोल सकते हैं सीलिया, अगर अंग्रेजी में देखना चाहे तो इसको अपन बोलेंगे सीलिया। कसाब को अपन बोलते हैं क्या, फ्लैजिला, और शूडोपोडिया को अपन शूडोपोडिया ही बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो गमन अंग हैं वो आपको प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि इनके अंदर पोषण किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर पोषण की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ये जो प्राणी होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि ये कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रोफ, या अपन बोल सकते हैं पादप समूह, पादप समूह, या अपन बोल सकते हैं ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है, पादप समूह यानी पादपों के समान। पादपों के समान, पादपों के समान का मतलब क्या होता है कि पादप जो होते हैं जितने भी, वो अपना जो भोजन है वो स्वयं खुद बनाते हैं। ओके, पादप क्या
क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन है वो स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इन जंतुओं को अपन ने क्या बोला है, पादप सम। अब पादप सम जो स्वयं पोषी होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स। तो ये हो गए स्वयं पोषी। पॉइंट क्लियर है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जो कि अपना भोजन है वो स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, पादप सम। सेकेंड अपन देखेंगे यहाँ पर प्राणी सम। प्राणी सम यानी कि प्राणियों के समान। अब प्राणी जो होते हैं, अगर अपन बात करें खुद के अपने एग्जाम्पल लेकर कि जो मानव होता है क्या वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी जीव होते हैं या अपन बोल सकते हैं प्राणी जितने भी होते हैं, जंतु जितने भी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो करेंगे पौधों के ऊपर, क्योंकि पौधों के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधे क्या करते हैं, फिर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु भी उस भोजन को काम में लेते हैं। इसलिए अपन ने बोला प्राणी सम, यानी प्राणियों के समान ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विषम पोषी। विषम पोषी तो जो भी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम पोषी, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसलिए संघ के प्राणियों को क्या कहा जाता है, प्राणी सम भी बोला जाता है, क्योंकि प्राणियों के समान कुछ ऐसे जीव इस संघ के अंदर पाए जाते हैं जो कि विषम पोषी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर ये कैसे हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक, या अपन बोल सकते हैं मर्तोपजीवी। मर्तोपजीवी या अपन इसको बोल सकते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स अपन बोल सकते हैं। तो मर्तोपजीवी का मतलब क्या होते हैं, ऐसे जीव जो कि मर्त कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इनको अपन क्या बोलेंगे, मर्तोपजीवी जीव बोलेंगे। तो कुछ प्रोटोजोआ संघ के कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो मर्तोपजीवी प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो जीव होते हैं वो अपना भोजन है वो मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में है, ये किस प्रकार के हो सकते हैं, परजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, पैरासाइट या पैरासिटिक अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब पैरासिटिक क्या है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे और दूसरे जंतुओं के ऊपर ही निर्भर करेंगे। जंतुओं के साथ में ये चिपक जाएंगे और चिपक कर वहां से अपना भोजन है वो प्राप्त करेंगे, यानी परजीवी रूप से ये अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों के अंदर पोषण कितने प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, 4 प्रकार से। कौन कौन सा, एक तो ऑटोट्रोफ यानी स्वयं पोषी, विषम पोषी प्रकार के ये हो सकते हैं, मर्तोपजीवी प्रकार के ये हो सकते हैं और परजीवी प्रकार के लिए हो सकते हैं। तो ये है संघ प्रोटोजोआ के अंदर पोषण का प्रकार। आगे अगर कुछ और कैरेक्टर देखते हैं इसके जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से वो अपन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर इन जीवों के अंदर क्या होता है, पराशरण व उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रसधानी, पराशरण व उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। संकुचनशील का मतलब क्या होता है, ऐसी रसधानी जो कि संकुचन कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, यहाँ पर अपन बना रहे हैं अमीबा, जैसे ये अपने पास में अमीबा, और यहाँ पर क्या है, इसके पास में एक रसधानी है जिसका नाम क्या है, संकुचनशील रसधानी। ओके, इस संकुचनशील रसधानी के चारों तरफ कुछ और छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब ये कैसे करेगी
उत्सर्जन और कैसे करेगी, ये प्रसारण को नियंत्रित कैसे करेगी। अगर प्रसारण दाब ज्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रसारण दाब कम हो गया तो क्या होगा। अब मान लिया कि यहाँ पर इसका जो जीव द्रव्य होता है, इसका जो जीव द्रव्य है उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई है। अब पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, इसका मतलब जीव के लिए वो हानिकारक है। तो इसके लिए उसको संतुलित कैसे करेंगे, तो जैसे ही पानी की मात्रा ज्यादा हुई, वो पानी की मात्रा ये जो रिक्तिकाएं हैं वो ले लेगी, और रिक्तिकाएं ले लेने के बाद में ये जो संकुचनशील रसदानी है वो संकुचित होगी, और होने के बाद में ये जो वाटर है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये अपने अंदर ले लेगी। तो संकुचनशील रसदानी काम क्या करती है कि प्रसारण दाब को बनाए रखती है। ओके, अगर वाटर की कमी है तो यही संकुचनशील रसदानी वापस से संकुचन होगा इसके अंदर, और पानी है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो इसके अंदर चलती रहती है। तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि संकुचनशील रसधानी कौन से संघ के प्राणियों के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो आंसर क्या होगा आपका, प्रोटोजोआ। इसकी एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। तो ये जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और पॉइंट, इन जीवों में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य संगठन। इन जीवों में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य संगठन पाया जाता है। जीव द्रव्य संगठन का मतलब क्या होता है, मोस्टली इसके अंदर एक तो मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर खूब सारा जीव द्रव्य पाया जाता है, उसी के अंदर इसके जितने भी प्रोटीन वगैरह हैं वो सब उपस्थित होते हैं। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य संगठन है वो पाया जाता है। ओके, तो ये इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर अपन ने देख लिए हैं। आगे अपन देखते हैं प्रोटोजोआ संघ का वर्गीकरण किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। वर्गीकरण की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वो वर्गीकरण अपन किसके अनुसार करेंगे, गमन अंगों के आधार पर। प्रोटोजोआ संघ को अपन टोटल 4 भागों में विभाजित करेंगे, और वो विभाजन किसके आधार पर होगा, गमन अंगों के आधार पर होगा कि किस प्रकार का विभाजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर अपने पास है वर्ग फ्लैजिलेटा। वर्ग फ्लैजिलेटा, यह अपन इसको बोलते हैं, फ्लैजिलेटा को अपन बोलते हैं मैस्टिगोफोरा। फ्लैजिलेटा या अपन बोल सकते हैं मैस्टिगोफोरा। अब देखो इस वर्ग फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा का कैरेक्टर क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फ्लैजिलेटा वर्ग है। इसका मतलब गमन अंग जो होंगे वो क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाएंगे। गमन अंग क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, गमन अंग फ्लैजिला। गमन अंग यहाँ पर क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। तो सबसे पहला जो वर्ग है वो अपने पास है फ्लैजिलेटा वर्ग, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, या अपन बोल सकते हैं कसाभिका पाया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा लेशमानिया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ पर लेशमानिया। ये लेशमानिया क्या करता है, यहाँ पर काला अजर रोग। लेशमानिया कौन से संघ का प्राणी है, यहाँ पर प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में भी कौन से वर्ग का प्राणी है, तो वो होगा फ्लैजिलेटा, या फिर अपन बोल सकते हैं मैस्टिगोफोरा। ये काला अजार रोग जो होता है इसका वाहक कौन होता है, सैंड फ्लाई। ये चीज आपको याद रखनी है। इस काला अजर रोग का वाहक की अगर अपन बात करें तो वाहक क्या होगी इसकी, सैंड फ्लाई। इस रोग का वाहक होती है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो सबसे पहला वर्ग अपने पास में क्या है, फ्लैजिलेटा, जिसके अंदर गमन अंग क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला, या अपन बोल सकते हैं कसाभिका पाया जाता है। और इसका एक फेमस एग्जांपल है जिसका नाम क्या है, लेशमानिया, जो क्या करता है, काला अजार रोग करता है। और इस काला अजार रोग का जो वाहक होता है वो क्या होता है, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका एक और एग्जाम्पल अपने पास में, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, अफ्रीकन निंद्रा रोग।
ये क्या करता है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस होता है, वो क्या करता है, अफ्रीकी निंद्रा रोग करता है, और इसका वाहक क्या होता है, एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई। तो ये क्या करेगा, अफ्रीकन निंद्रा रोग। और अगर इसके वाहक की बात करें तो वाहक क्या हो जाएगा इसका, सीसी फ्लाई। ये दोनों एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। कौन से वर्ग के अंदर आएंगे, ये फ्लैजिलेटा के अंदर या फिर मैस्टिकोफोरा अपन बोल सकते हैं। लेशमानिया जो क्या करता है, काला आजार रोग करता है, वाहक क्या हो जाएगा इसका, सैंड फ्लाई। सेकंड अपने पास ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ये क्या करता है, अफ्रीकन निंद्रा रोग, और वाहक क्या हो जाएगा इसका, सीसी फ्लाई। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट जो वर्ग अपन ने देख लिया है वो क्या है अपने पास, फ्लैजिलेटा। नेक्स्ट देखो, अपने पास में वर्ग सीलिएटा, वर्ग सीलिएटा। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि देखो फ्लैजिलेटा मतलब फ्लैजिला है गमन अंग, और सीलिएटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर गमन अंग क्या होंगे, गमन अंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, सीलिया। तो फ्लैजिलेटा के अंदर तो गमन अंग होंगे फ्लैजिला, और सीलिएटा के अंदर जो गमन अंग आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, सीलिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर अपने पास है पैरामीशियम। पैरामीशियम को एक कॉमन नेम दिया जाता है स्लीपर जंतु, स्लीपर जंतु। स्लीपर जंतु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका अगर अपन आकृति देखें तो वो चप्पल के समान दिखाई देती है। इस टाइप की आकृति जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है, चप्पल के समान आकृति, और इसके अंदर इसकी सरफेस के ऊपर खूब सारे इस टाइप के सीलिया है वो पाए जाते हैं। और ये सीलिया काम क्या करते हैं, गमन के लिए ये यूजफुल होते हैं, यानी गमन करवाने में ये सहायक होते हैं। तो सीलिएटा वर्ग के अंदर गमन अंग क्या पाए जाएंगे, सीलिया, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, या अपन बोल सकते हैं स्लीपर जंतु। थर्ड वर्ग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, राइजोपोडा, या अपन बोल सकते हैं सार्कोडिना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। वर्ग राइजोपोडा या फिर अपन बोल सकते हैं सार्कोडिना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे गमन अंग क्या पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें इस वर्ग के अंदर गमन अंगों की, तो गमन अंग के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शूडोपोडिया। क्या देखने को मिलेंगे, शूडोपोडिया, या अपन बोल सकते हैं इनको फूटपाद। क्या बोलेंगे इसको अपन, फूटपाद, यानी कि स्यूडोपोडिया। अब आपको पता है स्यूडोपोडिया जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने नाम सुना होगा अमीबा। तो अमीबा के अंदर जो गमन होता है, अमीबा के अंदर जो गमन होता है वो किसके द्वारा होगा, स्यूडोपोडिया के द्वारा ही होगा। तो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अमीबा जो होता है वो कौन से वर्ग का प्राणी है। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं जेट का, अमीबा जो होता है वो कौन से वर्ग का प्राणी है। तो आंसर आपके पास में है राइजोपोडा, या अपन बोल सकते हैं सार्कोडिना। तो ये हो गया है स्यूडोपोडिया। एक और अपन बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा, एक अमीबा की प्रजाति है जिसका नाम है अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस, या अपन इसको बोल सकते हैं एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करती है, अमीबियासिस रोग करते, एक रोग का नाम है जिसका नाम क्या है, अमीबियासिस। अब आपको पता है कि जो अमीबा होता है वो कहाँ मिलता है आपको, पानी के अंदर मिलता है। और अगर पानी के अंदर वो पानी है उसके अंदर अमीबा की मात्रा ज़्यादा होगी या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होगा, तो डायरेक्ट वो पानी के साथ में अपनी बॉडी में जा सकता है, और बॉडी में जाने के बाद में वो एक रोग करेगा जिसका नाम क्या होता है, अमीबियासिस। तो एग्जाम का क्वेश्चन ये भी है
कि अमीबियासिस रोग है वो किसके द्वारा होता है, तो आंसर आपको याद रखना एंटलीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो अमीबियासिस रोग करता है। अब नेक्स्ट अपन एक और वर्ग है अपने पास में, टोटल 4 वर्गों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। वर्ग का नाम है स्पोरोजोआ। 4th वर्ग है अपने पास में स्पोरोजोआ। ओके, स्पोरोजोआ जो वर्ग है उसके अंदर गमन अंग है वो क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। गमन अंग क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित। अब देखो गमन अंग अपन ने तीन टाइप के देखे थे, फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया। तो अगर अपन बात करें वर्ग फ्लैजिलेटा की, तो वर्ग फ्लैजिलेटा के अंदर अपन ने रख दिया फ्लैजिला को, वर्ग सीलिएटा के अंदर अपन ने रख दिया सीलिया को, और वर्ग राइजोपोडा या सार्कोडिना के अंदर अपन ने रख दिया था सूडोपोडिया को। तो तीनों जो गमन अंग है वो अपन यूज कर चुके हैं। अब चौथा अपने पास वर्ग बचता है जिसका नाम क्या है, स्पोरोजोआ। इसके अंदर गमन अंग जो होते हैं वो क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। गमन अंग यहाँ पर क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। ओके, अगर गमन अंग अनुपस्थित है तो ये कहीं जा नहीं सकते, और जा नहीं सकते तो क्या ये अपना पोषण भोजन जो है वो उनके पास खुद चल के आएगा कि हाँ ये ले मेरे को खा ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो जीव होते हैं, ये जो जीव होते हैं वो क्या होंगे बताओ, ये जो जीव होंगे वो परजीवी प्रकार के होंगे, यानी दूसरे जीवों के साथ में चिपक कर ये अपना भोजन है वो प्राप्त करते रहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल अपन बात करें यहाँ पर प्लाज्मोडियम की, एग्जांपल की अपन बात करें, ये चीज आपको याद रखनी है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो कौन सा रोग करेगा, मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम कौन सा रोग करेगा, मलेरिया रोग करता है। और इस मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो वाहक कौन होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। वाहक कौन होगा इसका, मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होगा। तो 4 वर्गों के अंदर अपन ने प्रोटोजोआ संघ को डिवाइड किया है, कौन कौन से, फ्लैजिलेटा, सीलिएटा, राइजोपोडा और स्पोरोजोआ। ओके, स्पोरोजोआ में गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसके सदस्य होते हैं वो परजीवी होते हैं। एग्जांपल अपन ने देख लिया प्लाज्मोडियम, ये क्या करेगा, मलेरिया रोग, और इस मलेरिया रोग का जो वाहक होगा वो कौन सा होगा, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संघ प्रोटोजोआ के अंदर यही था अपने पास में इम्पोर्टेंट। अब अपन दूसरा संघ देखते हैं। और नेक्स्ट संघ अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर, संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा की बात अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं। संघ पोरीफेरा को दूसरा नाम देते हैं स्पंज संघ। स्पंज संघ भी इसको कहा जाता है। अब स्पंज संघ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर इस संघ के जंतुओं की अपन बात करें तो इनकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर खूब सारे छिद्र आपको देखने को मिलेंगे। अब छिद्र आपको देखने को मिलेंगे, इसका मतलब अगर उन जीवों को अपन पकड़ के पिचकाने का कार्य करेंगे तो वो जीव आसानी से पिचक जाएंगे, यानी स्पंज की तरह ये आसानी से पिचक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या बोल दिया, संघ पोरीफेरा को स्पंज संघ भी अपन ने यहाँ पर बोल दिया है। अब अपन को देखना है कि इस संघ के जीवों की खास बात क्या होती है। तो पहली चीज, ये कैसे होते हैं, छिद्र युक्त प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं ये, छिद्र युक्त प्राणी होते हैं, यानी इनकी बॉडी के ऊपर खूब सारे छिद्र है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये क्या है, असममित जीवों का संघ। ये क्या है, असममित जीवों का संघ है। जब अपन समिति के आधार पर इनका विभाजन देख रहे थे तो अपन ने देखा था कि
कोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं वो असम्मित जीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी सम्मिति नहीं पाई जाती है। अगर अपन किसी भी अक्ष से इनको काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में विभाजित कभी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे जीवों को अपन ने क्या बोला था? असम्मित जीव बोला था। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? संघ कोरीफेरा के सदस्य। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके शारीरिक संगठन की। शारीरिक संगठन अपन ने देखा प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिनका शारीरिक संगठन है वो कैसा पाया जाएगा? यहाँ पर बहुकोशिकीय। कैसे जीव होंगे ये? बहुकोशिकीय जीव होंगे। बहुकोशिकीय शारीरिक संगठन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी? इनके अंदर जो स्तर होता है वो किस टाइप का होता है? तो ये कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होंगे ये? डिप्लोब्लास्टिक। ये अपन बोल सकते हैं द्विस्तरीय। अब डिप्लोब्लास्टिक नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर केवल और केवल दो जननिक स्तर पाए जाएंगे। कौन कौन से? एक्टोडर्म और नेक्स्ट अपने पास है एंडोडर्म। दो ही यहाँ पर झिल्लियाँ पाई जाएंगी। मेसोडर्म यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो ये कैसे जीव होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, या फिर अपन बोलेंगे द्विस्तरीय जीव आपको ये देखने को मिलते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं, अधिकांश सदस्य वो कैसे होते हैं? समुद्री। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अधिकांश जो सदस्य होते हैं कैसे होंगे? वो समुद्री होते हैं। लेकिन यहां पर अपने पास में एक अपवाद है। अपवाद की बात करें तो एक एग्जांपल अपन लेंगे स्पोंजिला। और स्पोंजिला जो होता है वो कैसा होगा? स्वच्छ जलीय। स्वच्छ जलीय प्राणी है। स्पोंजिला क्या है? यहाँ पर स्वच्छ जलीय प्राणी है। ओके, तो मोस्ट अधिकांशतः जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? इसके अंदर समुद्री होते हैं। लेकिन अपवाद आपको याद रखना है कि स्पोंजिला होता है वो कैसा होगा? स्वच्छ जलीय प्राणी के अंतर्गत ये आता है। आगे अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ देखने जाते हैं। कुछ सदस्यों का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कुछ सदस्यों का अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्पोंजिन तंतुओं कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्पोंजिन तंतुओं से निर्मित होता है। तो संघ कोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं इनका अंतःकंकाल और कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्पोंजिन तंतु। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पोंजिन तंतु जो होते हैं वो कौन से संघ के सदस्यों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे? तो वो कौन सा होगा? संघ कोरीफेरा। कौन सा संघ होगा ये? कोरीफेरा संघ के प्राणियों के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। देखो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे कि यहाँ पर इनकी जो संरचना अगर अपन देखेंगे तो किस प्रकार की होती है। देखो इसकी बॉडी के ऊपर क्या है? खूब सारे छिद्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक आपको इसके अंदर एक कैविटी भी आपको देखने को मिलेगी जिसको अपन बोलेंगे स्पॉन्जोसील गुहा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसकी बॉडी के ऊपर खूब सारे छिद्र आपको देखने को मिलते हैं जिनको अपन बोलेंगे ओस्टिया या अपन बोल सकते हैं ओस्टिया या अपन बोल सकते हैं छिद्र। ओस्टिया छिद्र इसकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा छिद्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ओस्क्यूलम। इसका नाम क्या होगा? ओस्क्यूलम। और ये ओस्क्यूलम वो क्या करता है? जल का निष्कासन करने का कार्य करता है।
ऑस्क्यूलम का कार्य क्या होगा? जल का निष्कासन करना। ओस्टिया का काम क्या होता है? ये भोज्य पदार्थ वगैरह और जल जो है वो सारे इनके अंदर आते रहते हैं, ओके, इनको पोषण मिलता रहता है। और ओस्क्यूलम का काम क्या होता है? ये उत्सर्जन करेगा और जल का निष्कासन है वो करता रहेगा। ये चीज इसके अंदर मिलेगी। एक चीज और अपन देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ कोशिकाएं होती है यहाँ पर खूब सारी इस टाइप की कोशिकाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इन कोशिकाओं का नाम होता है पोलर कोशिकाएं। पोलर कोशिकाएं, ये पोलर कोशिकाएं काम में आती है जब इनके अंदर अलैंगिक प्रजनन होता है, उस टाइम में पोलर कोशिकाएं है वो अपना योगदान देती है। तो इस टाइप का एक सिंपल सा अपने डायग्राम बनाया है कि इनके अंदर क्या मिलता है। ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है जल नाल तंत्र। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है कि जल नाल तंत्र जो होता है वो कौन सी संघ के सदस्यों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा संघ है यहाँ पर? पोरिफेरा। तो पोरिफेरा संघ के सदस्यों के अंदर आपको किस टाइप का नाल तंत्र देखने को मिलेगा? जल नाल तंत्र यहाँ पर आपको मिलेगा, या अपन बोल सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। अब बात यह है कि इस वाटर कैनाल सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्य क्या क्या होंगे इसके, तो पूरा जो सिस्टम है इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज अपन ने देख ली कि ये क्या करेगा? पोषण में सहायता करेगा। पोषण में क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ओस्टिया होते हैं, छिद्र होते हैं, उन ओस्टिया के साथ में कुछ आवश्यक भोज्य पदार्थ भी जल के साथ में जाते रहते हैं, जिससे इनको पोषण मिलता है। इसके अलावा ये क्या करेंगे? श्वसन में भी सहायता करते हैं। श्वसन में सहायता कैसे करेंगे? क्योंकि ओस्टिया छिद्र हैं खूब सारे, इनके थ्रू वाटर के साथ में ऑक्सीजन वगैरह भी जाता रहेगा, तो ये श्वसन के अंदर भी सहायता करेंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं ये जो जल नाल तंत्र होता है वो किसके अंदर काम करेगा? उत्सर्जन के अंदर। और जल नाल तंत्र का कौन सा भाग है जो उत्सर्जन के अंदर हेल्प करेगा? तो आंसर क्या होगा इसका? ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम में जल का निष्कासन होगा, यानी जल बाहर निकलेगा और उसके साथ में अपशिष्ट पदार्थ भी बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। इसके अलावा अपन ने देखा कि इसकी पोलर कोशिकाएं हैं जल नाल तंत्र की, और ये किसके अंदर हेल्प करती है? अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में भी ये सहायता करती है। तो ये पूरा जो जल नाल तंत्र अपन ने बनाया है, इसके काम क्या क्या होंगे? पोषण में सहायता करेगा, श्वसन में करेगा, उत्सर्जन में, और अलैंगिक प्रजनन में भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सदस्य जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखो, कुछ सारे जो संघ होते हैं उनके कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर जल नाल तंत्र की, तो जल नाल तंत्र जो होता है वो किसके अंदर मिलेगा? आपको केवल पोरिफेरा संघ के सदस्यों में ही मिलेगा। स्पोंजिन तंतु आपको कहाँ मिलेंगे? स्पोंजिन तंतु आपको मिलेंगे कहाँ पर? संघ पोरिफेरा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे कि इसके सभी सदस्य होते हैं वो किस प्रकार के होंगे? द्विलिंगी होते हैं। सारे सदस्य क्या होते हैं यहाँ पर? द्विलिंगी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन बात करें इसके अंदर प्रजनन की, तो प्रजनन कितने तरीके से हो सकता है यहाँ पर? लैंगिक प्रजनन, लैंगिक भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? अलैंगिक भी हो सकता है। लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जो प्रजनन है वो आपको संघ पोरिफेरा के सदस्यों में देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होगा? यहाँ पर मुकुलन विधि के द्वारा। मुकुलन विधि के द्वारा। और यहाँ पर एक खास संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है जेम्यूल। ये चीज आपको याद रखनी है। अलैंगिक प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होगा, और यहाँ पर एक खास संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? जेम्यूल, जो कि किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा? अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके सदस्यों का जो परिवर्धन होता है। परिवर्धन होगा वो किस प्रकार का होगा? अप्रत्यक्ष। परिवर्धन कैसा होगा इसके अंदर? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि परिवर्धन की किसी ना किसी अवस्था के अंदर आपको लार्वा अवस्था देखने को मिलेगी। तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब क्या होता है? लार्वा अवस्था जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन यहाँ पर आपको
इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्पॉन्जिला, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जिला। इसको अपन बोलेंगे स्वच्छ जलीय स्पंज। ये चीज अपन देख सकते हैं, देख भी चुके हैं, स्वच्छ जलीय स्पंज। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अपने पास में है साइफोन। साइफोन इसको अपन बोल सकते हैं साइफा, इसको अपन साइफा भी बोल सकते हैं। दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। नेक्स्ट अपने पास में है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इसका ये कॉमन नेम है बाथ स्पंज। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है बाथ स्पंज है वो कौन से संघ का प्राणी है, तो कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं इनके, इन नाम के साथ साथ में। तो स्पॉन्जिला, साइफोन, यूस्पोंजिया यानी कि अपन बोल सकते हैं बाथ स्पंज। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर यूप्लैक्टेला, एक और प्राणी अपने पास में यूप्लैक्टेला, और इसको अपन बोल सकते हैं, कॉमन नेम है इसकी वीनस के फूलों की टोकरी। वीनस के फूलों की टोकरी भी इसको बोला जाता है यूप्लैक्टेला, जो कि कौन से संघ का प्राणी है, पोरिफेरा संघ का। एक और अपने पास में क्लियोना। क्लियोना या अपन बोल सकते हैं इसको छेदक स्पंज, इसको अपन क्या बोलेंगे छेदक स्पंज। यानी ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये आसानी से छेद कर सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं छेदक स्पंज बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं संघ पोरिफेरा के सदस्यों के जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला, साइफोन, यूस्पोंजिया, यूप्लैक्टेला और क्लियोना। इनके कॉमन नेम भी आपको इनके साथ साथ में याद रखने हैं। तो दो संघ अपन ने आज पढ़ लिए हैं, प्रोटोजोआ और साथ में पोरिफेरा संघ। ये चीजें आपको याद रखनी है और जो भी इंपॉर्टेंट अपन ने लगाया है वो आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।